तो बच्चों, आप लोग 9th क्लास के वीडियो में जो पहले वाला चैप्टर आप लोग देखे थे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का समय तो कम मिला, लेकिन पुनः आज मैं कोशिश किया हूं कि आप लोग को ये बता दिया जाए, जिसमें आपका प्रश्नावली होगा 1.2 9th क्लास के लिए। थोड़ा देर तो होगा, लेकिन आप लोग का जो भी काम होगा एकदम अस्थायी होगा, वास्तविक होगा, उसमें कहीं भी तनिक आपको दिक्कत नहीं रहेगा। तो मैं सोचा कि आज आप लोग को पहले प्रश्नावली 1.2 में 2-4 क्वेश्चन है उसको हल कर दूं। तो इसमें सबसे मुख्य चीज, एक चीज सीखना है आपको। यहाँ पे लिखा गया है वास्तविक संख्याएं रेखा। इसमें ध्यान देना है कि वास्तविक संख्या रेखा एक न्यू चीज है। आपको वास्तविक संख्या के बारे में तो पढ़ाई किए थे, लेकिन रेखा एक न्यू चीज यहाँ पे दिया गया है। वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन। इसमें क्या लिखा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या आपको बताए थे पीछे वाले क्लास में भी कि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के जो संग्रह होता है उसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या कह रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु, अद्वितीय का मतलब होता है कि दूसरा बिंदु नहीं, एक ही बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। जितना वास्तविक संख्या है, सभी वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, और प्रत्येक बिंदु जो होगा वह अद्वितीय होगा, माने दूसरा जगह नहीं होगा, वह एक ही स्थान पर होगा। ऐसा नहीं है कि वास्तविक संख्या रेखा की अगर बात करें तो आप एक ही स्थान से संख्या रेखा को नहीं दे पाएंगे, अलग अलग स्थान उसका नहीं हो पाएगा। जैसे आप समझिए कि वास्तविक संख्या आपको पढ़ाई हुआ है कि वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या है। तो इसमें आपको मालूम है, बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय दोनों ज्वाइंट होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और प्लस में अपरिमेय संख्या, ये दोनों इसके अंदर में रहता है, ठीक है ना। इस दोनों को मिला करके हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √4 आ जाएगा, 4 √5 आ जाएगा। इस तरह से जो भी संख्याएं होगी वास्तविक संख्या होगा। तो इसमें जो भी आपको मान लिखा गया, यहाँ पे √7 भी डाल सकते हैं। इस सबको हम संख्या रेखा पर निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ हमको यही पढ़ना है, ये जितनी संख्याएं हैं हम संख्या रेखा पर सभी को निर्धारित कर सकते हैं। यह आपको प्रश्नावली 1.2 से पहले में जानकारी लेना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, और वह अद्वितीय बिंदु होगा, एक ही जगह होगा, दूसरा जगह नहीं होगा। तो ये आप वास्तविक संख्या आपको मैं दे दिया और थोड़ा समझा दिया। अब इस ऐसे मान को हम लोग संख्या रेखा पर अर्थ स्थान देना है कि संख्या रेखा पर कैसे स्थान होगा। यह टॉपिक आपका हो गया। अब इसके बाद हमको प्रश्नावली में चालू करना है। तो प्रश्नावली चालू करेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रश्नावली से पहले ये सीखना है। ये सीखने के बाद अब हम प्रश्नावली में चलते हैं। तो आपके पास कुछ इससे संबंधित बात पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, उसका मैं जवाब दूंगा। उस पर आप जवाब लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसमें आपको लिखा गया है 1 नंबर कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं
यह असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब इसको समझिए, इसमें लिखा है कि कौन सा इसमें सत्य है, कौन सा सत्य है। कारण भी देना है, क्या कारण है। तीन चीज पूछ रहा है इसमें, क्या कारण है, इसको भी बताना होगा आपको। 1 नंबर इसका क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह पहला आपका कारण दिया है, क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको ये मालूम है, अभी मैंने आपको लिखा था कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। तो ये अपरिमेय बात कह रहा है, वास्तविक में परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। तो ये होती है, क्योंकि अपरिमेय वास्तविक संख्या के समूह में आती है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के समूह में आती है। तो यह निश्चित है कि सत्य है। यदि ये संख्या इसमें नहीं आती तो हम कह सकते हैं कि नहीं होती है। प्रत्येक कहता है तो प्रत्येक हो ही जाएगा, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय को मिलाने के बाद वास्तविक बनती है। तो ये तो होगा ही उसके लिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सत्य। सत्य के बाद हम लोग कारण पे बात करेंगे। क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यही कारण हुआ, समझ गए, यही कारण हुआ, इसी कारण से हम उसको सत्य किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः सत्य, क्योंकि परिमेय तथा परिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आप इसको दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे में आप ले सकते हैं √2 या परिमेय है, एक परिमेय है, 3 √3 अपरिमेय है, 1/2 परिमेय है। इस तरह से जो भी संख्याएं बना, ये सब क्या हुआ, वास्तविक हो गया, वास्तविक हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों है। तो ऐसी संख्याओं को इसीलिए हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो ये सत्य है। दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा लिखा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के होता है, कॉमा जहां m एक प्राकृत संख्या
है। अब आपको इसको ध्यान देना होगा कि कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है। अंडर रूट एम के मतलब क्या समझते हैं? जो भी संख्या रेखा पर बिंदु रखा जाएगा, अंडर रूट एम के मतलब कि वर्गमूल निकालने के बाद, अंडर रूट एम के मतलब कि जहां एम को एक प्राकृत संख्या कहता है, तो यदि एम के स्थान पर अगर 2 रख देते हैं तो उसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 2 का वर्गमूल होता भी है तो अशांत होता है। तो कह रहा है कि अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। मतलब इसका कहना है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जितना संख्या रेखा के बिंदु है वह बिंदु एम के रूप का होता है। तो एम का रूप का होता है, ठीक है, लेकिन जहां एम एक प्राकृत संख्या है तो कभी भी अगर अंडर रूट में वर्गमूल निकालेंगे तो किसी भी माइनस वाले संख्या का वर्गमूल होता है। अगर आपको माइनस में संख्या दे दिया जाए और रूट में डाल दिया जाए तो इसका आप निकाल पाएंगे? आप इसके बारे में पढ़े हैं? -5 का वर्गमूल आप निकालने नहीं पढ़े हैं। आप पढ़े 25 का वर्गमूल निकाले, 5 का वर्गमूल निकाले, √2 का वर्गमूल, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव में हो तो निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे चर्चा नहीं किया है। ये कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो अब संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, तो इसलिए ये शर्त जो है गलत लागू करेगा। तो अब जब गलत लागू करेगा तो इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग -5 के वर्गमूल निकालने नहीं पड़े थे। हम लोग इसका निकाल सकते हैं लेकिन माइनस का नहीं निकाल सकते हैं। अब प्रत्येक बिंदु, अगर आप इस ग्राफ की मान को बात करें तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, इधर -1, इधर -2, इधर -3। तो अब बताइए कि इसमें से इस संख्या को इस जगह हम भर दें तो अब इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल? संख्या रेखा पर तो भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका तो नहीं निकाल पाएंगे वर्गमूल। आपने इस पॉजिटिव अंक का वर्गमूल निकालने पड़े, तो इसलिए ये जो मान दिया गया है असत्य रूप धारण कर रहा है, क्योंकि संख्या रेखा पर माइनस और प्लस दोनों होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। इसको हम क्या कहेंगे? असत्य बताएंगे, क्योंकि प्रत्येक बिंदु नहीं हो सकता है, माइनस वाला नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको लिखा जाएगा अतः असत्य, क्योंकि ऋण संख्या किसी संख्या का, किसी यहां पे प्राकृत लगा दीजिए, ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती है। नहीं होती है, यही कारण है क्योंकि हम लिखे हैं क्योंकि ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती है। ऋण संख्या जो मान आएगा वो प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऋण संख्या भी आपको संख्या रेखा पर रखा जाता है। यही कारण है कि इसको हम लोग असत्य साबित किए। एक और लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कथन में, तीसरा नंबर है प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है,
कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, जितना वास्तविक बात सब अपरिमेय होता है। इसी तरफ आप इसको गलत करेंगे, क्योंकि वास्तविक में परिमेय भी होता है। ये कह रहा है कि नहीं, वो टोटल अपरिमेय संख्या होता है, तो इसी तरह से इसका कथन गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अतः इसको जवाब क्या जाएगा, असत्य। कारण क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती है। समझ गए? असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती है। यही कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय कैसे, परिमेय नहीं होती है, ये भी होती है, लेकिन ये केवल इस चीज को बात कर रहा है कि ये ही होगा, ये नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको गलत कहा। ये गलत कह रहा है। ये कह देता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय और परिमेय संख्या होती है, तो मैंने सत्य कहता, लेकिन नहीं कहूंगा, क्योंकि यह एक का बात कर रहा है, और जबकि उसमें ये भी होती है। वास्तविक में क्या क्या होता है, आप जैसे समझिए। यहाँ पे वास्तविक में कौन कौन होगा, अभी लिखा था वास्तविक। वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या हो सकता है, आपको यहाँ पे दूसरे ढंग से आइए, इस तरह से बात कीजिए। वास्तविक संख्या में परिमेय आइए, 0 भी आइए, 1 भी आइए, 2 भी आइए, 1/3 भी आइए, 4 भी आइए, डॉट डॉट। परिमेय में कौन कौन आएंगे, आपको √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, √5 भी आएगा, √7 भी आएगा। अब बताइए कि इसमें क्या देख रहा है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, ये दोनों इसमें होता है। ये कह रहा है कि अपरिमेय हो, खाली ऐसा ही है, ऐसा ही संख्या नहीं है, ये भी तो इसी में है, इसलिए असत्य मैंने बताया इसको। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका कथन के था, सत्य और असत्य के कारण दिए हैं। ये संख्या कौन सी होगी, इसको आप लिख सकते हैं परिमेय, समझने के लिए लिख सकते हैं परिमेय, और ये संख्या को क्या लिखेंगे समझने के लिए, अपरिमेय। अब सोचिए, ये दोनों संख्याओं वास्तविक में होती हैं, तो ये एगो का बात कर रहा है, अपरिमेय को, तो यहाँ पर अपरिमेय तो हो गया, लेकिन परिमेय भी होती है इसमें, इसलिए ये असत्य हुआ। अगला लिखा गया है नंबर 2 आपको, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, जब नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। कह रहे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो
81 संख्या के वर्गमूल के उदाहरण दीजिए, परिमेय है। याद रखिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं, सबका नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, अतः नहीं। और पूछ रहा कि जब नहीं होती है तो ऐसी संख्या के वर्गमूल के उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। तो देखिए देते हैं उदाहरण। उदाहरण में √36 का वर्गमूल 6 होगा, √49 का वर्गमूल 7 होगा, √64 का वर्गमूल 8 होगा। ये सब क्या है, ये सब संख्या जो है परिमेय है। ठीक है, ये सब परिमेय है। तो आपसे यही मांग कर है कि ऐसी संख्या को उदाहरण दीजिए जो जिसका वर्गमूल परिमेय है। तो 36 का 6, 49 का 7, 64 के 8, ये परिमेय संख्या हो गया। यही आपको इसका उदाहरण देना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब 3 नंबर क्वेश्चन है इसका, एक लास्ट नंबर, उसको आप समझिए। नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसको √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक संख्या, एक रेखा एल खींचते हैं। इस पर एक समकोण त्रिभुज OAB बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा एल खींचते हैं, इस पर एक समकोण त्रिभुज OAB बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे जिस कोण के एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, और त्रिभुज इसका नाम डालेंगे OAB। यहां पे 90 डिग्री कोण है। इस रेखा का नाम मैंने बोला हूं एल डालिए। अब इसके बीच में क्या करते हैं, एक इकाई यहां तक दूरी हम लेते हैं, एक इकाई यहां तक लेते हैं और एक इकाई इसको लेते हैं। एक इकाई ये हो गया और एक इकाई ये हो गया। यहां से दूरी इसका एक इकाई हो गई इधर तक, और इधर तक भी एक इकाई दूरी हो गया आपको। तो टोटल दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 इकाई की दूरी हो गई। ठीक है, एक इकाई यहां तक, एक इकाई यहां तक, एक इकाई इसको किए हैं। तो अब यही देखना है आगे
कि समकोण त्रिभुज में आप एक रूल पढ़े होंगे, आगे थोड़ा सा लिख लीजिए। जहां OA बराबर कितना हुआ 2 इकाई, इसके बाद हमें AB बराबर 1 इकाई। अब पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े ना कि कॉन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या है, ये पूरा मान किसका है, आधार का है, और ये किसका मान है, लंब का है, और ये किसका मान होगा, कर्ण का मान होगा। तो उस रूप से हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय, तो हम कर्ण निकालें। OB बराबर जब भी निकालेंगे कर्ण का मान तो अंदर रूट में क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के मान यहाँ पे क्या है, AB है, तो AB के स्क्वायर, आधार का मान क्या हो गया, OA का स्क्वायर। तो अब यहां देखिए AB का मान आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर, और प्लस OB का मान, AB का मान 1 है, 1 का स्क्वायर। तो अगर करेंगे तो क्या था, 2 दूनी का 4, 1 5, 4 प्लस 1 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ कितना आएगा, √5। तो OB हो गया √5। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास में हम पहुंचेंगे जो सिद्ध करना है। यहां लिख दीजिए इकाई, उसके बाद इसके बाद लिखते हैं अब OB त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा, एक चाप खींचा जो रेखा L को बिंदु P पर मिलती है, यहीं पर √5 स्थित हुआ। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, एक आपने OB को त्रिज्या ले लीजिए जो आपका √5 आया है। तो जब OB को प्रकाल के सहायता से फैलाएंगे तो यहां से जब चाप उठाकर पकड़ कर गिराएंगे तो ये ऐसे ऐसे गिरेगा, यहां गिरेगा, यही आपका √5 बिंदु हो गया, और यही आपका P का मान है, और यही बिंदु √5 को सिद्ध किया। तो ये आप यहां से कर लेंगे आकृति बगल में, तब इसको मान करके तब आकृति को शो करेंगे। यहां से चाप गिराए हैं, प्रकाल यहाँ पे फैला करके बड़ा वाला कॉपी पे नाप लीजिएगा, और गिराएंगे ऐसे ना कि यहीं पे आकर गिरेगा P बिंदु है। तो वही P बिंदु पर आपको मिलते हैं, यहीं पर √5 स्थित है। यही आपको √5 को स्थित करने का तरीका हुआ, सबसे सिंपल और सबसे सरल। ठीक है, आपको प्रूव भी कर दिए या सिद्ध भी कर दिए समझिए तो, और दिखा भी दिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको एक क्वेश्चन है पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट क्वेश्चन है, और पाई चार्ट आपको अगला कोई भी क्लास देंगे उसमें ऊपर मैं बता दूंगा पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट अलग ढंग से बनाना आपको बुक में बनाया गया है, उसको केवल हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उस दिन हमको बड़े स्केल की जरूरत पड़ेगी, स्केल प्रकार रहेगा तभी बना पाएंगे। तो इसी के साथ आपके क्लास को मैं समाप्त करूंगा। नेक्स्ट अब जो भी क्लास होगा परिमेय संख्याओं पे शांत और अशांत से होगा, ठीक है, शांत और अशांत से होगा। आगे ध्यान आप लोग देंगे, जब भी मैं बताऊंगा उस चीज को आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसी के साथ आप लोग को क्या मेरा रहेगा, आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो के इंतजार रहेगा, और इंतजार कीजिए, पुनः आपको साइंस का भी क्लास डालेंगे। धन्यवाद।